2 सेंचुरी से भी ज्यादा समय से इकोनॉमिक थ्योरी का फाउंडेशनल बेडरॉक एक सरप्राइजिंगली सिंपल ह्यूरिस्टिक पर टिका था, जिसे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू कहते हैं। जब एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस में ये फेमस बात कही कि किसी भी चीज की असली कीमत उसे हासिल करने की द टॉयल एंड ट्रबल ऑफ एक्वायरिंग इट है, तो उन्होंने एक ऐसा पैराडाइम सेट किया जिसने जनरेशंस तक कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमिक थॉट को गवर्न किया। स्मिथ ने इसे गेम के एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सचेंज से समझाया। अगर एक बीवर का शिकार करने में डियर के मुकाबले ट्वाइस द लेबर लगती है, तो एक बीवर को नेचुरली 2 डियर के बदले एक्सचेंज होना चाहिए। डेविड रिकार्डो ने इस कॉन्सेप्ट को रिफाइन किया और बाद में कार्ल मार्क्स ने इसे वेपनाइज करते हुए ये तर्क दिया कि सारी इकोनॉमिक वैल्यू आखिरकार सोशली नेसेसरी लेबर टाइम से ही आती है। इस क्लासिकल फ्रेमवर्क के तहत इंसान की फिजिकल और कॉग्निटिव मेहनत ही वर्थ का फंडामेंटल मैट्रिक थी। कैपिटल बस एक्यूमुलेटेड लेबर था और प्राइस का मतलब बस उस कमोडिटी में एम्बेडेड स्वेट, टाइम और ह्यूमन एनर्जी का रिफ्लेक्शन था। भले ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हैवी मशीनरी इंट्रोड्यूस की और इंफॉर्मेशन एज ने सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ने अपनी स्टबर्न रेलेवेंस बनाए रखी। मशीन्स ने ह्यूमन लेबर को एम्प्लीफाई किया, लेकिन उन्हें ऑपरेट करने, मेंटेन करने और डायरेक्ट करने के लिए अभी भी इंसानों की जरूरत थी। सॉफ्टवेयर की जीरो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थी, लेकिन कोड लिखने के लिए अभी भी थाउजेंड्स ऑफ हाईली कॉम्पनसेटेड ह्यूमन आवर्स की जरूरत थी प्रोडक्शन की कॉस्ट, और इसलिए किसी गुड या सर्विस की बेसलाइन प्राइस हमेशा ह्यूमन वर्कफोर्स की फिजिकल और कॉग्निटिव लिमिट से जुड़ी थी, चाहे वो कितनी भी लूजली क्यों ना। 2030 के लैंडस्केप में सदियों पुराना बंधन टूट गया है। हम एक ऐसे युग में आ गए हैं जो ऑटोनॉमस जनरेटिव आर्किटेक्चर के प्रसार से परिभाषित है, जो नियर जीरो मार्जिनल कॉस्ट के साथ जटिल और अत्यधिक स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव टास्क को पूरा करने में सक्षम है। जब किसी अत्यधिक सोफिस्टिकेटेड आउटपुट को तैयार करने के लिए आवश्यक समय और मानवीय मेहनत स्टैटिस्टिकल जीरो तक गिर जाती है, तो क्लासिकल लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। यह अब मार्केट डायनामिक्स को समझने के लिए एक उपयोगी फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल एनाक्रोनिज्म है। वैल्यू की बेसलाइन कितनी ड्रास्टिकली बदल गई है, ये समझने के लिए हमें फिजिकल एफर्ट और इकोनॉमिक वर्थ के मॉडर्न डिकपलिंग की जांच करनी होगी और पोस्ट लेबर इकोनॉमी में स्कार्सिटी के नए एंकर्स की पहचान करनी होगी। फार्मास्यूटिकल डाउ का पैराडॉक्स। इस इकोनॉमिक फेज चेंज के विशाल पैमाने को समझाने के लिए फार्मास्यूटिकल रिसर्च और डेवलपमेंट के इवोल्यूशन पर गौर करें, जो ऐतिहासिक रूप से दुनिया की सबसे लेबर इंटेंसिव और कैपिटल हैवी इंडस्ट्रीज में से एक रही है। अर्ली 21st सेंचुरी में मार्केट में वन सिंगल न्यू ड्रग लाने के लिए औसतन 1 डिकेड की रिसर्च, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैपिटल और मिलियंस ऑफ आवर्स की अत्यधिक स्पेशलाइज्ड मानवीय मेहनत की जरूरत होती थी। पीएचडी की फौज वेट लैब्स में सालों तक ट्रायल एंड एरर पाइपेटिंग करती थी, जबकि बायोस्टैटिस्टिशियंस, क्लिनिकल ट्रायल मैनेजर्स और रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स फाइनल प्रोडक्ट के लिए अंतहीन घंटों की कॉग्निटिव मेहनत करते थे। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल के तहत एक पेटेंटेड मेडिकेशन की एस्ट्रोनॉमिकल कीमत को उसके निर्माण में लगे सोशली नेसेसरी लेबर टाइम की विशाल मात्रा के कारण सही ठहराया जाता था। इसकी तुलना 2030 में सिंथेटिक बायोलॉजी में स्पेशलाइज करने वाले एक मॉडर्न डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन या डीएओ की ऑपरेशनल रियलिटी से कीजिए। कल्पना कीजिए एक ऐसे मरीज की जिसे एक रेयर हाईली एग्रेसिव और पहले से मैप न की गई जेनेटिक एनॉमली हो। क्लासिकल मॉडल में इस मरीज की कंडीशन एक ऑर्फन डिजीज होती जिसका इलाज आर्थिक रूप से संभव नहीं होता, क्योंकि इलाज खोजने की लेबर कॉस्ट कभी भी एक अकेले व्यक्ति से वसूल नहीं की जा सकती थी। आज वह मरीज बस अपना डिजिटाइज्ड जीनोमिक सीक्वेंस फार्मास्यूटिकल डीएओ के सिक्योर नेटवर्क पर अपलोड कर देता है। पे लोड मिलने के बाद डीएओ का ऑटोनोमस न्यूरल आर्किटेक्चर काम पर लग जाता है। ये मरीज के डीएनए को प्रोटीन फोल्डिंग सिमुलेशन के ग्लोबल डेटाबेस से क्रॉस रेफरेंस करता है, एनॉमली के सटीक मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस की पहचान करता है और एक वर्चुअल लेटेंट स्पेस के अंदर अरबों संभावित मॉलिक्यूलर इंटरवेंशन को सिमुलेट करना शुरू कर देता है। ये मरीज के यूनिक मेटाबॉलिक रेट, संभावित ड्रग ड्रग इंटरैक्शन और साइड इफेक्ट्स के प्रति जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन का भी ध्यान रखता है। 4.2 सेकंड्स के अंदर सिस्टम एक बिस्पोक, पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड सिंथेटिक बायोलॉजी फॉर्मूला आउटपुट करता है, एक कस्टमाइज्ड मॉलिक्यूलर क्योर जो धरती पर सिर्फ एक इंसान के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इस जान बचाने वाले फॉर्मूले को बनाने के लिए कितनी इंसानी मेहनत की जरूरत पड़ी? 0। प्रोडक्शन की मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी? बिजली और कंप्यूटर साइकिल्स में 1 सेंट का एक छोटा सा हिस्सा। अगर हम इस सिनेरियो में एडम स्मिथ या कार्ल मार्क्स की लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू लगाने की कोशिश करें तो हम एक गहरे इकोनॉमिक पैराडॉक्स पर पहुंचते हैं। क्योंकि इस फॉर्मूला को जनरेट करने में कोई ह्यूमन टॉयल नहीं लगा और खर्च लगभग 0 था, तो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इसकी नेचुरल कीमत 0 होनी चाहिए। फिर भी एक मरते हुए मरीज के लिए इस बिस्पोक मॉलिक्यूल की यूटिलिटी इन्फिनिट है। ये सचमुच जिंदगी और मौत के बीच का फर्क है। जब किसी कमोडिटी में इन्फिनिट यूटिलिटी हो लेकिन 0 एम्बेडेड लेबर हो, तो हमें ये मानना पड़ता है कि ह्यूमन टॉयल अब वर्थ का आर्बिटर नहीं है। बेसलाइन वैल्यू अब पूरी तरह से फिजिकल और कॉग्निटिव एफर्ट से अलग हो गई है। द न्यू एंकर्स कंप्यूटेशनल स्कार्सिटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर कॉग्निटिव एरा में लेबर अब कमोडिटी की अंडरलाइंग वैल्यू तय नहीं करता, तो उसे कौन रिप्लेस करता है? नेचर और मार्केट्स वैक्यूम को नापसंद करते हैं। जैसे जैसे ह्यूमन लेबर की वेरिएबल कॉस्ट खत्म होती है, इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स और प्रोप्राइटरी आर्किटेक्चर की तरफ शिफ्ट होती है। 2030 की इकोनॉमी में वैल्यू मुख्य रूप से 2 अलग डोमेन्स में एंकर है, कंप्यूटेशनल स्कार्सिटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हालांकि बिस्पोक फार्मास्यूटिकल फार्मूला को जनरेट करने में मार्जिन पर 1 सेंट का छोटा सा हिस्सा खर्च हुआ, लेकिन उस फार्मूला को जनरेट करने की क्षमता के लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी।
डाओ एक प्लैनेटरी स्केल ग्रिड पर निर्भर है जिसमें क्वांटम असिस्टेड प्रोसेसर्स, विशाल कूलिंग फैसिलिटीज और गीगावाट एनर्जी शामिल है। ऐसी दुनिया में जहां एआई लगभग किसी भी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकता है, वहां अल्टीमेट बॉटलनेक अब ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं बल्कि सिलिकॉन एनर्जी जनरेशन और डेटा थ्रूपुट की फिजिकल लिमिट्स हैं। कंप्यूट नया ऑयल बन गया है। ये 2030 की इकोनॉमी का फंडामेंटल रॉ मटेरियल है। इसलिए ऑटोमेटेड आउटपुट की बेसलाइन कीमत अब नेटवर्क को बनाए रखने के लिए जरूरी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की कमी से तय होती है कि उसे ऑपरेट करने के लिए जरूरी लेबर से। साथ ही साथ वैल्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गई है, खास तौर पर प्रोप्राइटरी ट्रेनिंग डेटासेट्स और फाउंडेशनल एल्गोरिथमिक वेट्स में जो एआई की कैपेबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। फार्मास्यूटिकल डाओ का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोड को जल्दी एक्सिक्यूट करने की एबिलिटी में नहीं है। यह उस एक्सक्लूसिव क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर डेटा मोड्स में है जिसे सालों के ऑपरेशन से एग्रीगेट किया गया है। वैल्यू सिस्टम के आर्किटेक्चर में ही एम्बेडेड है कि किसी टास्क के मोमेंटरी एक्सक्यूशन में हम एक ऐसी इकोनॉमी से शिफ्ट हो गए हैं जो ह्यूमन एक्सर्शन के ऑनगोइंग फ्लो को रिवॉर्ड करती थी, एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ जो हाई फिडेलिटी डेटा और कंप्यूटेशनल कैपेसिटी की स्टैटिक ओनरशिप को रिवॉर्ड करती है। ये कैपिटल एक्यूमुलेशन की मैकेनिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पास्ट में एक बिजनेस ज्यादा वर्कर्स को हायर करके और उनकी ऑनगोइंग लेबर से सरप्लस वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके स्केल करता था। आज एक एंटरप्राइज ज्यादा कंप्यूट एक्वायर करके और सुपीरियर डेटासेट्स को लॉकडाउन करके स्केल करता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्रीज या क्यूबिकल से भरी ऑफिस बिल्डिंग्स नहीं है, वे सर्वर फार्म्स और प्रोप्राइटरी न्यूरल वेट्स हैं। नतीजतन किसी भी ऑटोमेटेड सर्विस की बेसलाइन वैल्यू इन मैसिव कैपिटल और आईपी इन्वेस्टमेंट्स के अमोर्टाइजेशन का रिफ्लेक्शन है, जो अर्ली वेज यानी घंटे के हिसाब से मिलने वाली मजदूरी के कॉन्सेप्ट से पूरी तरह अलग है। ह्यूमन प्रीमियम को सिंथेसाइज करना। स्ट्रक्चर्ड टास्क के लिए लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का ये एब्सोल्यूट कोलैप्स हमें वापस उस वाइटल कॉन्सेप्ट पर ले आता है जिसे हमने पहले एक्सप्लोर किया था, यानी ह्यूमन प्रीमियम। अगर ड्रग फॉर्मूला का जनरेशन एक एल्गोरिथम द्वारा बहुत कम पैसों में फ्लॉलेसली एक्सिक्यूट किया जाता है, तो आप सोचिए इस लाइफ सेविंग ट्रांजैक्शन में ह्यूमन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कहां फिट होता है। इसका जवाब इस एहसास में है कि भले ही क्योर का कंप्यूटेशन कमोडिटाइज्ड हो गया, एक्योर का एप्लीकेशन एक इंटेंसली ह्यूमन एंडेवर बना हुआ है जो एग्जिस्टेंशियल वेट से भरा हुआ है। आप देखेंगे कि एल्गोरिथमिक आउटपुट मेडिकली परफेक्ट है, लेकिन ये मोरली और इमोशनली स्टेराइल है। फार्मास्यूटिकल डाओ इकोसिस्टम में मानवीय मूल्य एल्गोरिथम प्रोसेस के किनारों पर पाया जाता है। ये उन विजनरी एथिस्ट्स और साइंटिस्ट्स में पाया जाता है जिन्होंने असल में डाओ के गवर्नेंस पैरामीटर्स को डिजाइन किया था, या सुनिश्चित करते हुए कि ये मानवीय भलाई के साथ अलाइन हो। ये उस ह्यूमन क्लिनिशियन में पाया जाता है जो डरे हुए मरीज के साथ बैठता है, जिनोमिक एनोमली को समझाता है और एम्पैथी और रीअश्योरेंस के साथ बिस्पोक थेरेप्यूटिक देता है। ये कानूनी और नैतिक लायबिलिटी लेने में पाया जाता है, जो इलाज के नतीजों की जिम्मेदारी लेने की एक अनोखी मानवीय क्षमता है। एल्गोरिदम पर मुकदमा नहीं किया जा सकता, वो रिमोर्स महसूस नहीं कर सकता, वो किसी मरीज का हाथ नहीं पकड़ सकता। इसलिए मानवीय भागीदारी की इकोनॉमिक वैल्यू टास्क के मैकेनिकल एग्जीक्यूशन यानी दवा की खोज से हटकर टास्क की रिलेशनल और एथिकल फ्रेमिंग यानी मरीज के इलाज करने पर शिफ्ट हो गई है। हम इसे न्यू लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के उदय के रूप में देख सकते हैं, जो फिजिकल या कॉग्निटिव टॉयल पर नहीं बल्कि इमोशनल, एथिकल और रिलेशनल एक्सर्शन पर आधारित है। एक जीरो मार्जिनल कॉस्ट वर्ल्ड में एकमात्र लेबर जो इंट्रिंसिक नॉन कमोडिटाइज्ड मार्केट वैल्यू बनाए रखती है वह इंसान होने की लेबर है। ड्रग फॉर्मूला की बेसलाइन प्राइस जीरो के करीब हो सकती है, लेकिन मरीज ट्रस्ट, एम्पैथी और अकाउंटेबिलिटी के लिए खुशी खुशी मैसिव प्रीमियम चुकाएगा, जो ह्यूमन प्रैक्टिशनर्स डिजिटल आउटपुट को ऑथेंटिक केयर की लेयर में लपेटकर प्रदान करते हैं। वैल्यू का फिजिकल एक्सर्शन से डिकपलिंग होने से इंसान ऑब्सोलीट नहीं हुए हैं, बल्कि इसने हमें बायोलॉजिकल कैलकुलेटर्स से क्यूरेटर्स ऑफ मीनिंग बना दिया है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का अंत। क्लासिकल लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की फिलोसॉफिकल मौत के ग्लोबल मार्केट्स के काम करने के तरीके पर तुरंत और व्यावहारिक नतीजे हुए हैं। पीढ़ियों से गुड्स और सर्विसेज के लिए डोमिनेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कॉस्ट प्लस मॉडल रही है। एक मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर इनपुट्स की टोटल कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल्स, ओवरहेड और सबसे जरूरी ह्यूमन लेबर आवर्स को कैलकुलेट करता था और फिर फाइनल मार्केट प्राइस तय करने के लिए एक परसेंटेज मार्जिन जोड़ देता था। ये बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच ये मानती थी कि किसी प्रोडक्ट के बनने का इतिहास ही उसकी मौजूदा कीमत तय करता है। एक ऐसे इकोसिस्टम में जहां इनपुट्स की कॉस्ट जीरो के करीब पहुंच जाती है, वहां कॉस्ट प्लस मॉडल पूरी तरह से बिखर जाता है। अगर फार्मास्यूटिकल डाओ अपने $0.0004 कंप्यूट कॉस्ट पर स्टैंडर्ड 20% मार्कअप लगाए, तो एक लाइफ सेविंग बिस्पोक क्योर की कीमत 1 सेंट के 1000वें हिस्से से भी कम होगी। थ्योरी में यूटोपियन होने के बावजूद ये प्राइसिंग मॉडल कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने या प्रोप्राइटरी डेटा मोड्स हासिल करने के लिए जरूरी भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर को सस्टेन नहीं कर सकता। इससे भी जरूरी बात यह है कि ये कंज्यूमर को मिलने वाली जबरदस्त यूटिलिटी को कैप्चर करने में फेल हो जाता है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट खत्म हो जाती है, तो क्रिएशन के टॉयल एंड ट्रबल को पीछे मुड़कर देखने से मार्केट क्लियरिंग के लिए जीरो रिलेवेंट डेटा मिलता है। मार्केट्स अब प्रोडक्शन के इतिहास पर टिके नहीं रह सकते, उन्हें पूरी तरह से कंजम्पशन के भविष्य की ओर ओरिएंट होना होगा। ये पूछने के बजाय कि इसे बनाने में कितना खर्चा आया, मॉडर्न एंटरप्राइज को ये पूछना चाहिए कि इस सटीक मिलीसेकंड पर इस स्पेसिफिक कंज्यूमर के लिए इस आउटकम की सटीक वैल्यू क्या है। वैल्यू अब कोई ऐसी स्टैटिक प्रॉपर्टी नहीं रह गई है जो किसी कमोडिटी में ह्यूमन स्वेट के जरिए डाली गई हो। ये एक बहुत ही फ्लूइड और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मैट्रिक बन गई है। एक परफेक्टली जनरेटेड लीगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू उस लॉ स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं हो सकती जो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है, लेकिन मिडनाइट में मर्जर क्लोज कर रही किसी कॉर्पोरेशन के लिए इसकी वैल्यू मिलियंस में हो सकती है। एल्गोरिदम दोनों डॉक्यूमेंट्स को 1 सेंट के फ्रैक्शन में जनरेट करता है, लेकिन दोनों सिनेरियोज की इकोनॉमिक रियलिटी बहुत अलग है। इनपुट बेस्ड थ्योरी ऑफ वैल्यू से प्योर यूटिलिटी बेस्ड थ्योरी ऑफ वैल्यू में ये ट्रांजिशन कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक फंडामेंटल रिवायरिंग मांगता है।
अगर प्राइसेस अब ह्यूमन लेबर की स्टेडी और प्रिडिक्टेबल कॉस्ट से एंकर्ड नहीं है तो वे अनमूर्ड हो जाते हैं और इनमें कंज्यूमर अर्जेंसी, नेटवर्क बैंडविड्थ और कंप्यूटेशनल अवेलेबिलिटी में मोमेंट्री शिफ्ट की वजह से वाइल्ड फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। इस वॉलेटाइल जीरो मार्जिनल कॉस्ट एनवायरनमेंट में वैल्यू कैप्चर करने के लिए बिजनेसेस को स्टैटिक प्राइस टैग्स को छोड़ना होगा और ऐसे सिस्टम्स को एम्ब्रेस करना होगा जो रियल टाइम में इन्फिनिट वेरिएबल्स को प्रोसेस कर सकें। हमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स की स्टैटिक थ्योरी से निकलकर मॉडर्न मार्केट क्लियरिंग के एल्गोरिदम मैकेनिज्म्स की तरफ बढ़ना होगा, जो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और हमारे अगले एक्सप्लोरेशन का बेसिस है, जिसका नाम है 2.2 डायनामिक प्राइसिंग मॉडल्स, रियल टाइम सप्लाई एंड डिमांड ऑप्टिमाइजेशन।